दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती। 15 मिनट होंगे, मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकेंड लगेंगे ओवैसी। जिस प्रकार से ब्लैंक पेजेस बांटे गए, उनके प्रॉमिसेस भी ऐसे ही ब्लैंक है। लाल सिंह जी नीचे कर लो ना। इससे अपमानजनक और इससे मूर्खतापूर्ण मैंने अपनी जिंदगी में किसी राष्ट्रीय नेता की आज तक कोई ऐसी टिप्पणी नहीं सुनी। बड़ी खबर आ रही है, मिथुन चक्रवर्ती पर एफआईआर हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। मिथुन चक्रवर्ती फिल्म अभिनेता, उन पर एफआईआर हो गई है। ये पश्चिम बंगाल में विधाननगर साउथ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ। एक बड़ी खबर आ रही है, मिथुन चक्रवर्ती पर एफआईआर कथित रूप से भड़काऊ बयान देने के मामले में हुई है। मिथुन चक्रवर्ती पर एफआईआर हो गई है। पिछले महीने 27 अक्टूबर को मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सदस्यता अभियान के दौरान एक बयान दिया था। वो क्या बयान दिया था मैं आपको सुनाऊंगा। उस वक्त बताया गया गृह मंत्री अमित शाह भी मंच पर मौजूद थे। पश्चिम बंगाल पुलिस ने अब इस मामले में एफआईआर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक बार वो बयान सुनाते क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती पर एफआईआर हो गई है। कौन सा बयान था, क्या कहा था मिथुन चक्रवर्ती ने और किस तरह से उसे भड़काऊ बताया गया, वो बयान सबसे पहले सुनिए आप। अमित शाह वहां पर मंच पर मौजूद थे। हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। 26 ये मसला हमारा होगा, कुछ भी करेंगे, कुछ भी। अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है, नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। ये हमको मारेंगे, हमारे भारतीय हिंदू वोटर्स को वोट नहीं करने देंगे और उसी तरह वो जीतेंगे। तो अभी अब खबर है, जो बयान आपने सुना उसके बाद अब मिथुन चक्रवर्ती, ये बड़ी खबर आ रही है, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। एफआईआर भड़काऊ बयान देने के आरोप में, कथित रूप से भड़काऊ बयान देने के मामले में 27 अक्टूबर को उन्होंने ये बयान दिया था। अमित शाह वहां पर मंच पर मौजूद थे और अब ये मुझे खबर मिल रही है, जांच भी शुरू की जा चुकी है मिथुन चक्रवर्ती पर एफआईआर। एक बार फिर से सुनिए क्या बयान दिया था मिथुन चक्रवर्ती ने, जिसको लेकर मिथुन चक्रवर्ती पर अब एफआईआर हो गई। फिर से सुनिए एक बार। हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। तुम्हारी जमीन में तुमको उधर फेंकेंगे उधर, ये बयान मिथुन चक्रवर्ती ने दिया और अब इस मामले को लेकर एफआईआर हो चुकी है। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, 370 पर ऐसी लड़ाई, नौबत हाथापाई तक आई। बात इसकी, दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती। कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले में अपना मोहर नहीं लगाया। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। भारतीय संविधान का गला घोटने का दुस्साहस इंडिया अलायंस ने जम्मू कश्मीर में किया।
और उनके भाई और ये XYZ, ये सब लोग बीजेपी के इशारे पर इन चीज़ों को इशू बनाना चाहते हैं। तो हमने बैनर शो किया था, भाजपा वालों के ये हजम नहीं होता है, तो इस वजह से उन्होंने हमला किया। मैं इत्मीनान की तहरीर लाएंगे, मैं स्पीकर साहब में कबूल नहीं। अगर हाउस कहता है कि ठीक है हमें इत्मीनान नहीं है तो मैं जाऊँगा। इस प्रकार से स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट के रूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं, उससे माहौल खराब हुआ। कानून को ही अपने हाथ में लिया, वो उछल पड़े, अपनी सीटों पर आए, उनको दबोच लिया। उसके अलावा देखिए जी, बड़े सब्र तहम्मुल से स्पीकर साहब ने काम किया। They don't sign on a resolution. If they don't bring a resolution, then it is a bloody fixed problem. कोई भी मूव, जैसे मैंने कहा, जो एंटी नेशनल है उसको अलो नहीं किया जाएगा। ये तो छोटी चोट लगी है, इसके लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। हाउस डिबेट के लिए होता है, डिस्कशन के लिए होता है, हंगामा आराई के लिए नहीं होता है। कॉलर पकड़ा गया, हाथापाई हुई, पटक कर बाहर फेंक दिया गया, सब कुछ हुआ साहब। लेकिन सोचिए, जो 370 अब तो इतिहास बन गया ना, जो 370 इतिहास बन चुका है, जिस 370 को हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट भी वैध बता चुका है। सुप्रीम कोर्ट जिस 370 को देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि 370 को कब्र में ऐसा गाड़ा गया है कि दुनिया की कोई ताकत, ये प्रधानमंत्री के शब्द है, दुनिया की कोई ताकत उसे वापस नहीं ला सकती है। फिर बहाल करने की ये दिखावटी कोशिश क्यों? दिखावटी है ना, होना आना कुछ है नहीं साहब, कुछ नहीं होना आना। तो ये दिखावटी कोशिश जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 बहाल हो जाएगा वापस, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं हो सकता। ये दिखावटी कोशिश क्यों? अब ये मैनिफेस्टो में किए गए वादे की मजबूरी है, जो बन चुका है इतिहास, उस पर दिखावटी कोशिश, सिर्फ फेस सेविंग प्रयास, सिर्फ चेहरा बचाने के लिए आम कोशिश कर रहे हैं, दिखाने के लिए होना आना कुछ नहीं है। या कांग्रेस उमर का ये कोई बड़ा गेम प्लान है 370 को लेकर। ये मैं पूरी कहानी आज आपको सुनाऊंगा, पूरी कहानी 370 पर कुछ भी बोलने कहने और 370 पर कैसे विधानसभा में ये देखे ना आप तस्वीरें, क्या संग्राम छिड़ा साहब। हाथापाई, धक्का मुक्की, कॉलर पकड़ा, उठा के फेंका, पटका, सब कुछ हुआ। ये सारी तस्वीरें देखिएगा। लेकिन प्रधानमंत्री का आज एक पुराना बयान बहुत वायरल है। क्या कहा था प्रधानमंत्री ने कुछ महीने पहले लोकसभा चुनावों के दौरान? उससे पहले उन्होंने दिया था, मई में बताया गया, जिसे सुनने के बाद ना, इसलिए मैंने को लगा सबसे पहले वही सुना देते। चैप्टर क्लोज है साहब, 370 की किताब बंद है, चैप्टर क्लोज है, चैप्टर क्लोज हो चुका है। ये हसीन सपने हैं 370, तो हसीन सपने देखने से तो कोई किसी को नहीं रोक सकता। तो 370 वाले हसीन सपने में क्यों कह रहा हूं? प्रधानमंत्री का पहले बयान सुनिए, आप समझ जाएंगे पूरी कहानी। सुनाइए साहब। आज हमारी आंखों के सामने आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। और जो सपने संजो रहे हैं कि वे कभी 370 से पुनर्जागरण करेंगे, फिर से लगाएंगे, वो कान खोल करके सुन ले। ये विरासत मामूली विरासत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती है। अब सवाल उठ रहा है साहब कि क्यों लड़ मर रहे हैं साहब ये लोग आपस में? कुछ नहीं होना आना, ये सब ड्रामेबाजी, नौटंकी चल रही है, मार धाड़, हाथापाई, कॉलर पकड़ना, पटकना, ये सब कुछ नहीं होना आना, ये सब नौटंकी ड्रामा चल रहा है, कुछ होना आना है नहीं। जबरदस्ती में आपस में लड़ने से क्या फायदा? 370 को कोई ताकत वापस नहीं ला सकती। प्रधानमंत्री को आपने सुन लिया, सुप्रीम कोर्ट फैसला वैध बता चुका है। पीएम के इस बयान के पीछे की ना ताकत क्या है, क्यों वो कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, असंभव है, असंभव। हम आपको ये भी बताएंगे कि जब 370 लौट ही नहीं सकता तो फिर ये सब प्रस्ताव का क्या मतलब है, ये भी बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 370 पर फैसला सुनाते हुए क्या कहा था, 3 बातें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज तस्वीरें दिखाना जरूरी है साहब, बहुत मेहनत की है, सबने बड़ी मेहनत की है आज। ये देखिए आप, जम्मू कश्मीर विधानसभा की आज की 2 तस्वीरें आपके सामने। सदन के अंदर विधायक मारपीट करते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे का कॉलर पकड़ते नजर आ रहे हैं, हाथापाई हो रही है, पटका जा रहा है,
मार्शल्स को बुलाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर उस तरफ देखिए, बीजेपी के विधायकों को सदन से धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा है। प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे। हैरान कर देने वाली तस्वीरें सदन के अंदर से आई। अच्छा, हुआ क्या, पूरी कहानी समझिएगा। ये ऐसे अचानक तो हुआ नहीं कि एक दूसरे पर हाथापाई शुरू हो गई। शुरू हुआ एक बैनर की वजह से। वो ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, कश्मीर के लिंक, ये देखिए, ये वो बैनर है, वी डिमांड रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 35A 370। ये लंगेट से विधायक जो हैं खुर्शीद अहमद शेख, ये बैनर लेकर वहां पर पहुंच गए। बैनर पर क्या लिखा था साहब, 370 और 35A की बहाली और राजनीतिक कैदियों की रिहाई का स्लोगन इसमें लिखा था। बैनर लहराने वाले विधायक खुर्शीद अहमद शेख कौन है? बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर रशीद के भाई हैं। ये इंजीनियर रशीद पर आतंकी फंडिंग के आरोप हैं, जिसे 2016 में UAPA के तहत अरेस्ट किया गया, चुनाव जीत गए और 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद है। बीजेपी ने सदन में बैनर लहराने का विरोध किया। बीजेपी गुस्से में आग बबूला, ये कैसे हो गया साहब, संविधान विरोधी, नारेबाजी करते हुए। फिर ये देखिए, आप तस्वीरों पर नजर रखिए, बस ये सारे वेल में पहुंच गए बीजेपी के विधायक। कुछ बीजेपी विधायकों ने खुर्शीद शेख के हाथ से, देखिए, ये बैनर खींच लिया, फाड़ दिया। यहीं से शुरू हुआ जो खेल, बैनर खींचा, फाड़ा, कॉलर पकड़ा, हाथापाई, सब कुछ हो गया, फाड़ दिया। नौबत धक्का मुक्की, हाथापाई, आगे साहब बुरा हाल हो गया। फिर वो हुआ किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आरोपों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने बीजेपी के विधायकों के साथ धक्का मुक्की की, मैनहैंडल किया। पीडीपी के विधायक इसमें शामिल हो गए, प्रस्ताव का तो स्वागत किया ना, और बीजेपी विधायकों का विरोध करने लगे। मामला बढ़ता देख फिर क्या हुआ, अभी मार्शलों को बुलाना पड़ा। स्पीकर ने मार्शल को बुलाया और उम्मीदों के मुताबिक बीजेपी के विधायकों को धकेलते हुए सदन से, ये अच्छा वो तस्वीर है भी, देखिए आप, चल भी रही है, उनको बाहर निकाल दिया गया, ऐसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। इस घटना में बीजेपी के 3 विधायक जख्मी हो गए हैं। अच्छा, ये यहां वो तस्वीर आगे देखिए, पकड़ के घसीट के ऐसे बाहर निकाला गया, देखिए आप, चोट लग सकती है साहब, वैसे किसी को क्या परवाह, देखिए घसीट के मार्शल को बुलाया गया, हाथ पकड़ा, सबने घेरा पकड़ा और उठा के बाहर फेंक दिया गया। विधायक माननीय अपराध था, क्योंकि विरोध हो रहा था साहब 370 की वापसी बहाली का, क्योंकि 370 का वो काला दौर, आतंकवाद, अलगाववाद, क्या हाल था, पत्थरबाजी, हर कोई जानता है। अच्छा, एक विधायक को तो फौरन अस्पताल जाना पड़ा, सुनाई जरा। हमने अपनी जेन्युइन जो आवाज़ है उसको उठाने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली जो हॉनेबल स्पीकर्स हैं यहाँ पे, ही इज़ एक्टिंग ऑन द बिहास्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके बिहास्ट पे एक्ट कर रहे हैं। कोई भी मूव, जैसे मैंने कहा, जो एंटी नेशनल है उसको अलो नहीं किया जाएगा। ये तो छोटी चोट लगी है, इसके लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। मैदान में स्मृति ईरानी आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की कि क्या हो रहा है देश में। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरा, सवाल किया कि क्या 370 हटने के बाद दलितों और आदिवासियों को जो राइट्स मिले हैं, जो अधिकार मिले हैं, कांग्रेस उसको छीनना चाहती है क्या? कहने को दलित प्रेम, आदिवासी प्रेम, लेकिन यहां दलितों और आदिवासियों को जो अधिकार मिले 370 को गेट आउट कहने की वजह से, हटाने की वजह से, क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दलितों आदिवासियों का अधिकार छीनना चाह रही है? यह सवाल स्मृति ईरानी ने, उन्होंने तो यहां तक कह दिया साहब कि 370 की वापसी का पक्षधर संविधान विरोधी और देश बांटने की कोशिश है। सीधा सवाल पूछा स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेतृत्व से कि क्या कांग्रेस नेतृत्व से सवाल कि क्या वो आतंकवाद के पक्ष में हैं। सुनिए हैरान कर देने वाला बयान। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद दलित समाज, पिछड़े समाज को जो अधिकार भारत के संविधान के माध्यम से भारत की संसद ने सुपुर्द किए, क्या कांग्रेस नेत इंडिया अलायंस उनके खिलाफ खड़े रहेंगे? कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेताओं का टैक्टिकल समर्थन दिखाता है उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में। यह भारत में हर नागरिक को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद नागरिकों की मृत्यु में 80% की गिरावट हुई। यह हर हिंदुस्तानी को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी हुई। साहब, आप सोच रहे होंगे कि जबकि विधानसभा में प्रस्ताव पास हो गया तो इसका मतलब क्या यह है कि जम्मू कश्मीर में 370 वापसी हो जाएगी, बहाल हो जाएगा 35 से।
तो सीधा सा जवाब है, नोट कर लीजिए, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। दूर दूर तक ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी चल रहा है साहब, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। इसकी वजह भी है, आपको जाननी चाहिए, कुछ टेक्निकल चीजें हैं, मैं समझा रहा हूं। दरअसल विधानसभा सिर्फ प्रस्ताव पास कर सकती है, सिर्फ प्रस्ताव, इसको लागू नहीं करा सकती, और ना ही विधानसभा द्वारा पास प्रस्ताव केंद्र के लिए बाध्यकारी होगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए कोई विधानसभा नहीं पास करा सकती, इसको पारित नहीं करवा सकती, मतलब लागू नहीं करवा सकती, क्योंकि ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार के साथ ही राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। उमर अब्दुल्ला कह रहे मैं करा दूंगा, होना कुछ नहीं है। यही नहीं, 370 को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 367 में संशोधन किया गया था। अब ऐसे में 370 को फिर से लाने के लिए संविधान बदलना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। वैसे तो कहते हैं मोदी जी संविधान बदल देंगे, मोदी जी संविधान बदल देंगे। देखिए खुद जहां पर सरकार है संविधान बदलने की बात कर रहे हैं लोग, और संविधान में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत तो चाहिए होगा। देश की आधी से ज्यादा विधानसभाओं की भी मंजूरी चाहिए, इम्पॉसिबल लगभग। फिलहाल तो ऐसा संभव नहीं है ना। तो पहली बात तो यह कि इस सरकार के रहते ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार ने ही 370 को हटाया। और दूसरा यह कि आने वाली सरकारें भी 370 की बहाली करके देश भर में बहुसंख्यकों के विरोध का जोखिम कौन उठाएगा साहब। सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा में पारित प्रस्ताव केंद्र के ऊपर बाध्यकारी नहीं होगा। इसके अलावा सबसे जरूरी है कि इस मामले में कोर्ट का भी सहारा नहीं मिलेगा। फिर यह कि चलो सुप्रीम कोर्ट चलो, ये होता ना कि चलिए सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, क्योंकि 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट भी वैध मान चुका है। सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की बेंच 370 हटाने के फैसले को वैध बता चुकी है, मोहर लगा चुकी है। तो ऐसे में आप फिर अब आप सोच रहे होंगे साहब कि जब होना आना कुछ है नहीं, तो विधानसभा में इतनी लड़ाई मार धाड़ हाथापाई सबका क्या मतलब है? कुछ नहीं होगा। इसको कुछ नहीं है तो इतना हंगामा विरोध मारपीट क्यों हो रही है? समझिए, इसके पीछे वजह है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस फंस गई है। वादा कर दिया मैनिफेस्टो में, अब दिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों ही पार्टियों ने 370 की बहाली के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। घोषणा पत्र में ना पूरा होने वाला वादा कर दिया कि हम लाएंगे 370 वापस लेकर आएंगे, अगर उनकी सरकार बनती है तो 370 की बहाली की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर देंगे। अब इस प्रस्ताव के जरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वोटर्स को ये मैसेज देना चाहती है, इसमें गलत भी नहीं है, पॉलिटिकल मैसेज है, लेकिन वोटर्स को पता है कुछ नहीं आपके बस की, कि जो वादा किया उसे पूरा कर दिया, कि चलिए हमने कोशिश तो कर दी। पीडीपी ने भी समर्थन कर दिया, तुरंत वोटरों को 370 बहाली का मैसेज दे दिया। हालांकि दोनों ही दल जानते हैं कि यह प्रस्ताव कोई मायने नहीं रखता है, जबकि केंद्र और राष्ट्रपति की मंजूरी ना मिले। प्रस्ताव वाले इस सवाल का जवाब आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी दिया। उन्होंने भी समझा दिया साहब कि हम मैसेज ही तो दे रहे हैं साहब। उन्होंने साफ संदेश दिया कि हम संदेश देना चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो अस्वीकार्य जो है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370-35A की पुनर्वापसी का प्रस्ताव देश को आतंकवाद की आग में झोंकने की कोशिश होगा। सुनिए योगी आदित्यनाथ को और उमर अब्दुल्ला को। कायदा कानून जानने वाले लोग हैं, हम जानते हैं किस तरह चीजों को असेंबली के जरिए लाया जाए, और हम चाहते थे कि असेंबली के जरिए ऐसी आवाज उठे जिसको मरकज भी नजरअंदाज ना कर सके। और वो आवाज आपकी कल असेंबली ने बुलंद करके वो रेजोल्यूशन पास करके दुनिया को बताया कि हम क्या चाहते हैं। और ये प्रस्ताव पारित किया है कि कश्मीर में हम फिर से धारा 370 और 35A फिर से लागू करेंगे। बहन और भाइयों, ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की विघटनकारी विकृत मानसिकता को प्रदर्शित करता है। ये बताता है कि राष्ट्रीय एकता के साथ खिलवाड़ करके देश को फिर से आतंकवाद की भट्टी में झोंकना चाहते हैं। जिस स्पीकर ने बैनर लेके एक ऑनरेबल एमएलए को अलाउ किया अंदर के लिए, उस स्पीकर से क्या तवक्को रख सकती है? तो कहाँ तो उसके लिए मार्शल उसको यूज़ करना चाहिए था, बैनर को अलाउ नहीं करना चाहिए था, उसने अलाउ किया, तो फिर तो बीजेपी ने अपना रोल तो अदा करना है। रेजोल्यूशन हमारी पार्टी ने मुँह की, वो हमारा एक जो मैनिफेस्टो है उसमें आवाम के साथ हमने वादा किया था और हमारी पार्टी ने उस वादे को पूरा किया। असेंबली का सवाल है, एक जमहूरियत का एक हिस्सा है,
और हमारे ऑनरेबल स्पीकर जो हैं, स्पीकर की एक पोजीशन होती है, एवरी मेंबर हैज टू रेस्पेक्ट दैट। बीजेपी भी राजनीति कर रही है और जो बैनर लेके आए असेंबली के अंदर वो भी एक राजनीति है। मैं जब उसमें स्पेशल स्टेटस की बात है, वो किसी भी प्रावधान में हो सकता है, 370 हो, 371 हो, किसी रूप में हो, सिर्फ लोगों को अधिकारों के साथ जो है मतलब है। कि रेजोल्यूशन में क्लियरली पब्लिक सेंटीमेंट और आउटरीच को हमने नजर में रख के ये कहा, वन वी कंडेम द 5th अगस्त 2019 मूव which was done by BJP in the Parliament of India. Secondly, we seek the restoration of 370, 35A, special status of Jammu and Kashmir. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जानना चाहते हैं ना? सुप्रीम कोर्ट ने 370 पर कहा कि 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे हटाने की शक्ति थी। जम्मू कश्मीर के पास बाकी राज्यों से अलग कोई संप्रभुता नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 370 को लेकर। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी की लाल किताब पर विवाद हो गया साहब की लाल किताब का कवर कुछ और, अंदर जो है कोरे पन्ने, ये बवाल हो गया। मतलब किसी शायर ने लिखा ना साहब कि आदमी पहचाना जाता है कयाफा देखकर, कयाफा यानी कि बात व्यवहार, तो मतलब कहते हैं कि आदमी पहचाना जाता है कयाफा देखकर, खत का मजमू भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। लेकिन जब लिफाफा का कवर कुछ और हो, अंदर कुछ और हो, तो क्या करिएगा? दरअसल इन लाइनों का जिक्र इसलिए क्योंकि राहुल गांधी अपनी रैलियों में अक्सर होता है ना, वो लाल किताब, संविधान की लाल रंग की जो बुक वो लहराते हैं, उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं साहब। बीजेपी आरोप लगा रही है, अब सुनिएगा ध्यान से, कि राहुल गांधी जो संविधान की किताब, कथित किताब, संविधान की लाल किताब ऐसे रैलियों में, अच्छा वो है, वो तस्वीर लगी हुई है, वो देखिए उधर, वो जो ऐसे दिखाते हैं, बीजेपी कह रही है उस किताब के पन्ने कोरे कागज हैं, ब्लैंक पेपर्स। अच्छा वीडियो भी आ गया, देखिए वीडियो भी जारी किया बीजेपी ने। मतलब यहां लिफाफा देखकर मजमून बताना इसलिए संभव नहीं होगा क्योंकि शायद अंदर कोरे पन्ने हैं। पूरी कहानी समझिए, हुआ क्या, कहां से एक कहानी की शुरुआत हुई। क्या हुआ, कल यानी कि 6 नवंबर को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नागपुर में संविधान बचाओ सम्मेलन किया था। ठीक, इस दौरान सम्मेलन में आए लोगों को राहुल गांधी जी ने संविधान की वही लाल किताब बंटवाई थी जो वो खुद मंच से वो लहराते हैं। इस किताब को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा दावा कर दिया है। महाराष्ट्र बीजेपी ने अपने ट्विटर पर 2 वीडियो शेयर किए, दिखाइए साहब। पहले वीडियो में राहुल गांधी मंच पर नजर आ रहे हैं और सामने बैठे उनके समर्थक अपने हाथों में संविधान की वही लाल किताब लहरा रहे हैं जिसे बीजेपी के मुताबिक राहुल गांधी ने बंटवाई थी। जबकि दूसरा वीडियो देखिए, दूसरा उस तरफ देखिए, उस तरफ देखिए, हाँ ये देखिए, खाली पन्ने नजर आ रहे हैं, ब्लैंक पेपर्स है। बाहर तो नजर आ रहा है लाल किताब, वो संविधान वाली, अंदर ब्लैंक पेपर्स है। अब वो संविधान की उसी लाल किताब को खोलकर उसके पन्ने पलटे जा रहे हैं। इस किताब के सारे कागज तो कोरे निकल गए, जिन पर एक भी शब्द प्रिंट नजर नहीं आ रहा। इस किताब में एक पैम्फलेट जरूर नजर आ रहा है जिस पर राहुल गांधी जी की इमेज बनी हुई है और इस पैम्फलेट पर लिखा है कि संविधान सम्मान सम्मेलन। अब ये बीजेपी का दावा है कि ये तो कोरे कागज थे, क्या चल रहा था। बीजेपी कह रही है लाल किताब में भी घोटाला। बीजेपी के अमित मालविया तो कह रहे हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर के नाम को मिटाने की साजिश है ये कांग्रेस पार्टी की। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर संविधान निर्माता, उनके नाम को मिटाने की साजिश कर रही है कांग्रेस। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए बीजेपी ने लिखा कि संविधान सिर्फ बहाना है, लाल पुस्तक को बढ़ाना है, मोहब्बत के नाम पर सिर्फ नफरत फैलाना है। अच्छा ये सारे पोस्ट हैं आपके सामने। बीजेपी ने दावा किया कि राहुल गांधी संविधान की जिस लाल किताब को लेकर आए थे वो बिल्कुल कोरी थी, बिल्कुल कोरी, कुछ नहीं लिखा उसके अंदर। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कोरी संविधान की किताब को बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अपमान बताया। जवाब दिया पवन खेड़ा जी आए सामने, कहा कि जो संविधान की किताब के पन्नों को खाली बता रहे हैं ना, दरअसल उनका दिमाग खाली है। सुनिए दोनों के बयान। राहुल गांधींची जी अनास्था काल पाहायला मिळाली आणि मी परवा जो आरोप केला होता तो खरा ठरला। ते लाल पुस्तक घेऊन या ठिकाणी संविधानाचा गौरव करू इच्छित नाही, तर त्यांच्या सोबत असलेले जे अर्बन नक्षल आहेत हे सगळं नाटक आणि नौटंकी त्यांनी केली आहे। संविधानाचा रोज अपमान ते करतायत आणि या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं आजपर्यंत ज्या प्रकारे काँग्रेसने भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान केला, संविधानाचा अपमान केला, आता त्यांच्या या नौटंकीला कोणीच भूलणार नहीं। मेरी जानकारी में नहीं, क्योंकि हमारे पास जो आई उसमें तो पूरा संविधान है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को संविधान पढ़ने में भी शर्म आती। कल एक नेता इनके कहते हैं लाल क्यों है, सपरा जी चले जाइए, लाल पगड़ी मत पहना कीजिए, बीजेपी को बड़ी परेशानी हो जाती है। दूसरा नेता कहता है खाली है,
ये जो बोल रहे हैं ना, इनका दिमाग खाली है। देखिए, देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद लाल किताब पर घमासान तो मच गया, साहब बवाल तो हो गया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि फडणवीस को सत्ता से बाहर जाने का डर दिख रहा है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि फडणवीस ने भारत के संविधान का अपमान कर दिया, बीजेपी ने अपमान कर दिया। अच्छा, रिएक्शन आ रहे हैं भरपूर साहब। वो शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत, उनका बयान ना ऐसा तो असंभव है। दावा कर दिया कि जो सम्मेलन में राहुल गांधी संविधान की जो किताब दिखा रहे थे, वो किताब एक दिन पहले उनके पास थी। अच्छा, संजय राउत ने यह दावा किया, वो बचाव में आया राहुल गांधी के, बीजेपी वाले प्रिंट से पहले जो किताब आती है वो दिखा रहे हैं, प्रिंट से पहले की किताब आ गई बीजेपी वालों के पास, ये ऐसा दावा। हालांकि संजय राउत जी जो दावा कर रहे हैं उस पर यकीन करना शायद थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पहले पन्नों की प्रिंटिंग होती है, उसके बाद पन्ने फोल्ड कर किताब तैयार की जाती है, जबकि संजय राउत साफ दावा कर रहे हैं कि पहले किताब तैयार होगी और प्रिंटिंग अभी बाकी थी। बहरहाल, कौन सच कौन झूठ आप लोग तय करिए, बयान सबके सुनिए। देश के नागरिक को अगर वो अर्बन नक्सल कहते हैं तो देश की सरकार भी तुम्हारे पास है, राज्य की सरकार तुम्हारे पास है, तो नक्सलवादी है तो कार्रवाई करो ना, तुमको किसने रोका है। लेकिन चुनाव में इस तरह का माहौल बना के और लाल रंग को, जो हमारे हिंदू संस्कृति में महिलाओं के सुहाग का निशान है, उस लाल रंग को वो टीका कर रहे हैं, उसकी चेष्टा कर रहे हैं। तो ये देवेंद्र फडणवीस, तुम हिंदू की बाजू में हो या खुद ही आतंकवादी और नक्सलवादी बन गए हो, यही अब प्रश्न खड़ा हुआ है। सत्ता से बाहर जाने का डर देवेंद्र फडणवीस के सामने दिख रहा है। और मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, बहुत साफ कहना चाहता हूँ, देवेंद्र फडणवीस ने भारत के संविधान का अपमान किया है। अंबेडकर जी ने कांग्रेस के नेतृत्व में जब संविधान बनाया था तो सबको बराबरी का हक दिया था। भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास नहीं करती, वो इसे लाल झंडा समझ रही है, अर्बन नक्सलाइट से जोड़ रही है। अरे फडणवीस जी, तो क्या आपको भगवान बजरंगबली की लाल लंगोट भी अर्बन नक्सलाइट लगते हैं? झूठ फैलाने में इस विश्व में पहले नंबर की पार्टी है। संविधान की किताब सालों साल से हम देख रहे हैं, ये उनका दर्द है कि हम संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान की किताब कल हमारे मंच पर भी थी, हमारे सबके हाथ में थी, वही रेड कवर वाली, जिस लाल रंग की तकलीफ हो रही है फडणवीस को, वही किताब है ना। क्या है, प्रिंटिंग से पहले अगर कोई कागज आता है वो दिखा रहे हैं। ये गारंटी कार्ड नहीं, ये महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस का धोखा पत्र है। कल उन्होंने संविधान की जो लाल कॉपी है जो लेकर राहुल गांधी घूमते हैं वो भी बांटी, पर जब खोल कर देखा गया तो उसमें पन्ने खाली थे, ब्लैंक पेजेस थे, उसमें संविधान नहीं था। तो जिस प्रकार से ब्लैंक पेजेस बांटे गए, उनके प्रॉमिसेस भी ऐसे ही ब्लैंक है। उधर राहुल गांधी के एक लेख को लेकर बड़ा विवाद हो गया साहब। राहुल गांधी जी ने ये आर्टिकल, एक लेख, अखबार के लिए एक लेख लिखा उन्होंने राजघरानों पर टिप्पणी कर दी। इस लेख का शीर्षक अच्छा सामने आपके, उन्होंने लिखा अ न्यू डील फॉर इंडियन बिजनेस। ठीक, अब जिस हिस्से को लेकर विवाद है मैं सिर्फ वही पढ़ूंगा, पूरा आर्टिकल तो नहीं पढ़ सकते हम अभी, लेकिन जो जिस हिस्से को लेकर विवाद है, राहुल गांधी जी ने आर्टिकल में क्या लिखा, उन्होंने लिखा, ध्यान से सुनिएगा, भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम बनाया, ठीक, अपनी व्यापारिक ताकत से नहीं बल्कि अपनी पकड़ से। आगे उन्होंने लिखा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ज्यादातर दब्बू महाराजाओं और नवाबों के साथ साझेदारी करके उन्हें रिश्वत देकर, राज परिवार महाराजाओं को उन्होंने रिश्वत खाई, वो ऐसा लिख रहे हैं, उन्हें रिश्वत देकर और धमकाकर भारत का गला घोंट दिया। इसने हमारे बैंकिंग सिस्टम, नौकरशाही और सूचना नेटवर्क को नियंत्रित किया। हमने अपनी आजादी किसी दूसरे देश के हाथों नहीं खोई, हमने इसे एक एकाधिकारवादी निगम के हाथों खो दिया जो एक दमनकारी तंत्र चलाता था। अच्छा, राहुल गांधी ने क्या किया, इस जो विवाद हो रहा है अपने लेख में, जिस तरह हमारे देश के राजा महाराजा, जो राज परिवार, उनको एक तरीके से दब्बू बताया और कहा कि उन्हें रिश्वत दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, अंग्रेजों ने रिश्वत दी। तो क्या वो कह रहे हैं कि महाराजा और राज परिवार ने रिश्वत खाई? अब 565 रियासतें थी, 562 रियासतें थी, 562,
और 559 रियासतों का विलय भारत में हो गया। पटेल जी ने करा दिया था। जो कश्मीर जिसके पास था, नेहरू, फिर क्या हुआ था वो सब कहानी फिर किसी दिन सुनाएंगे। लेकिन उन्होंने तो भारत को चुना। अब राहुल गांधी जी राजा महाराजाओं, राज परिवारों को टारगेट कर रहे हैं। रिश्वत खाई उन्होंने, धमकाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का गला घोट दिया। उनकी वजह से बवाल मच गया है। राजघराने से जुड़े नेताओं ने उन पर भारत के इतिहास की जानकारी ना होने, ऐतिहासिक तथ्यों की आधी अधूरी व्याख्या करने और राज परिवारों के अपमान का गंभीर आरोप लगा दिया। और सुनिए, बीजेपी इसे पूरे राजपूत समाज का अपमान भी बता रही है। ये राजपूतों का अपमान कर दिया। क्या हुआ? सबसे पहले सामने आए ज्योतिरादित्य सिंधिया। उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि राहुल गांधी के लेख की निंदा की। उन्होंने लिखा कि नफरत बेचने वालों को भारतीय गौरव और इतिहास पर व्याख्यान देने का कोई अधिकार नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल गांधी की भारत की समृद्ध विरासत के बारे में अज्ञानता, उनकी औपनिवेशिक मानसिकता ने सारी हदें पार कर दी हैं। सीधा हमला राहुल गांधी। उन्होंने लिखा, यदि आप राष्ट्र के उत्थान का दावा करते हैं तो भारत माता का अपमान करना बंद करें। भारत माता का अपमान किया राहुल गांधी ने। और सुनिए, राजस्थान की डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इतिहास की अधूरी व्याख्या की है। बीजेपी नेता राधा मोहन दास जी ने जो कहा वो आज सबको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे राजपूत समाज को लेकर यह बात कही है जो कि पूरी तरह से गलत है। राहुल गांधी महाराणा प्रताप को भूल गए, जिन्होंने घास की रोटी खाकर भी मुगलों से हार नहीं मानी थी। राहुल गांधी ने क्षत्रिय समाज का अपमान किया। जो वो अपना बयान वापस ले, नहीं तो क्षत्रिय समाज उनके खिलाफ विरोध करेगा। बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है। बड़े हमले हो रहे हैं राहुल गांधी पर इस लेख को लेकर। राहुल गांधी ने मैसेज दिया है कि इस देश के राजपूत समाज ने, इस देश के राजाओं महाराजाओं ने अंग्रेजों की दलाली की, अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों से पैसा लेकर, ईस्ट इंडिया कंपनी से पैसा लेकर के या उनके डर से ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग किया। इससे घटिया, इससे नीचतापूर्ण, लाल सिंह जी नीचे कर लो ना, इससे अपमानजनक और इससे मूर्खतापूर्ण मैंने अपनी जिंदगी में किसी राष्ट्रीय नेता की आज तक कोई ऐसी टिप्पणी नहीं सुनी। ये तो मैं क्या बोलूं, राहुल गांधी जी तो आज भी उल्टा सीधा, कल भी आपने देखा होगा एक लेख उन्होंने लिखा है। उस लेख में कहा कि राजे महाराजे तो रिश्वत लेके अंग्रेजों का साथ दिया, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। अरे महापुरुष, कम से कम इतिहास तो पढ़ लिया होता। राजा महाराजाओं ने बहुत कुछ दिया। जब भारत का एकीकरण हुआ उस समय जो उनका बहुत बड़ा योगदान था, उसको शायद वो राहुल गांधी ने पढ़ा नहीं है, जानते नहीं है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, थोड़ा तथ्यों की जानकारी तो कर लीजिए, हिस्ट्री की नॉलेज तो अपनी थोड़ी सी अच्छी कर लीजिए। आपको कुछ जानकारी नहीं है। माफी मांगेंगे राहुल? पता नहीं साहब। उधर देश में हिंदुत्व को लेकर, खासकर महाराष्ट्र में हिंदुत्व को लेकर महायुद्ध शुरू हो गया। अब बात करेंगे उसकी। उनका हिंदुत्व और हमारा हिंदुत्व अलग है। हमारा हिंदुत्व दिल में राम और हाथ में काम, हाथ को काम देने वाला हमारा हिंदुत्व है। उनको तो हाथ में वो पत्थर दे रहे। कांग्रेस ये हिंदू विरोधी पार्टी है, ये मुस्लिम लीग का की बी टीम है। मैंने संविधान की बात की, ये विचारधारा की लड़ाई। अभी 15 मिनट होंगे। मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकेंड लगेंगे। ओबीसी, ये दिवा स्वप्न मत देखना कि भारत तुम्हें कुछ 15 मिनट देगा अपने जिहादी, आतंकवादी और देश विरोधी मंसूबों को पूरा करने के लिए। 5-5 बार ये जो कोई लाउड स्पीकर लगाते, जो उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, जो इधर आके बजाते बैठेंगे। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे नारे से हिंदुत्व पर शुरू हुआ युद्ध महायुद्ध में बदल गया है साहब।
रेस चल रही है, कौन बड़ा हिंदू फेस, हिंदुत्व फेस, एक तरफ एंटी हिंदुत्व, एक तरफ हिंदुत्व। इसकी गूंज महाराष्ट्र तक सुनाई दे रही है। राज ठाकरे, नीतीश राणे, नवनीत राणा नेता इसमें कूद पड़े हैं। कोई 15 मिनट कह रहा है, कोई कह रहा है 15 सेकंड नहीं लगेंगे। महाराष्ट्र में योगी मॉडल कैसे हिट हो रहा है साहब, वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कैसे राज ठाकरे की योगी वाली भाषा, राज ठाकरे का योगी अवतार, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व से यू टर्न लेने पर अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार पर तीखा हमला बोला। अमरावती में एक चुनावी रैली के दौरान राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे के नाम के आगे से हिंदू हृदय सम्राट हटा दिया। ऐसा उन्होंने अपने निजी स्वार्थ और पॉलिटिकल मजबूरी के चलते किया। उन्होंने महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूपीटी का कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन है। अगर वो बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट बोलेंगे तो ये उन्हें सूट नहीं करेगा। अब राज ठाकरे का एक बयान सुनिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। सुनाइए साहब। मी तुम्हाला आत्ता सांगतो, राज ठाकरेचा शब्द आहे, उद्या तुम्ही माझ्या हातामध्ये जर या महाराष्ट्र राज्याची सत्ता जर समजा हातामध्ये दिली, एकाही मशिदीवरती एकही भोंगा तुम्हाला दिसणार नाही या महाराष्ट्रामध्ये। हे सगळे मुसलमान आता मशिदीमध्ये फतवे काढायला लागलेत की काँग्रेसला, राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला सर्व मुसलमानांनी एक गठ्ठा मतदान करायचं असे फतवे निघतायत। अच्छा, लाउड स्पीकर नहीं मिलेगा साहब, वो कह रहे हैं। उधर बीजेपी नेता नीतीश राणे ने भी कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग की बी टीम है। कांग्रेस पार्टी का संविधान शरिया लॉ है। उन्होंने मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर भी सवाल उठाए। बीजेपी और राज ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी पर हिंदू विरोधी होने का भी आरोप लगाया। सुनाते आपको। फिर ये जो कोई 5-5 बार ये जो कोई लाउड स्पीकर लगाते, ये उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है जो इधर आके बजाते बैठेंगे। कांग्रेस ये हिंदू विरोधी पार्टी है, ये मुस्लिम लीग की बी टीम है। इसलिए कांग्रेस का संविधान ये सिर्फ कांग्रेस का संविधान ये शरिया लॉ लेके आने का अर्थ है। उनकी सोच की पहुंच कहां तक है वो दिखाई दी गई है और उनको तो सिर्फ आपस में लड़ाई झगड़ा लगाकर ही राज करना है। हमें वैसी बात नहीं करनी है और इसलिए हमने कहा कि उनका हिंदुत्व और हमारा हिंदुत्व अलग है। हमारा हिंदुत्व दिल में राम और हाथ में काम, हाथ को काम देने वाला हमारा हिंदुत्व है। उनको तो हाथ में वो पत्थर दे रहे। उधर आपको बता दें बीजेपी नेता नवनीत राणा आज गरजी अकबरुद्दीन ओवैसी पर। अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट का जवाब दिया उन्होंने। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक रैली में अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट का जिक्र किया था और अपने साल 2012 के विवादित बयान के एक तरीके से उन्होंने याद दिलाने की कोशिश की थी, उसमें कोई डाउट नहीं है। जवाब दिया नवनीत राणा ने, कहा 15 मिनट नहीं 15 सेकंड लगेंगे। उन्होंने कहा कि अगर अकबरुद्दीन ओवैसी को 15 मिनट चाहिए तो उन्हें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। सुनाते हैं साहब, दोनों का बयान सुनिए। अभी 15 मिनट, अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सबर करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं इसका पीछा छोड़ती हूं। मेरी घड़ी में 9:45 हो रहे हैं, बोल रहे हैं सिर्फ 15 मिनट हैं। अरे छोटे ओवैसी, तेरे को कहना है मेरा कि तू हैदराबाद से आकर हमको बता रहा, मेरी घड़ी में 3 बजने को सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं। तेरी घड़ी में 15 मिनट होंगे, मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकंड लगेंगे ओवैसी। और अब बात करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं पर किस तरह की क्रूरता और अत्याचार। बांग्लादेश में अगस्त से लेकर नवंबर के पहले हफ्ते तक अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले का तीसरा दौर शुरू हो गया है साहब। ताजा तस्वीरें जो हैं बांग्लादेश के चटगांव की बताई जा रही है, जहां आर्मी ने हिंदुओं पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और आर्मी के जवान जो हेलमेट लगाए हुए हैं, हाथ में लाठी लिए खड़े हैं, उन्हें हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। पहले
बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कट्टरपंथियों का हमला। कट्टरपंथियों के बाद बांग्लादेशी हिंदुओं पर पुलिस का हमला। अब यूनुस सरकार में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ सेना उतर गई है। सोशल मीडिया पर ऐसे दर्जनों वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर आर्मी डंडे बरसा रही है, गोली मार रही है, दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। यानी बांग्लादेश की आर्मी ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं। दशकों पहले बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी अपने एक्स अकाउंट पर ऐसे कई वीडियो पोस्ट किए हैं और दावा किया है कि ये वीडियो चटगांव के हजारी लेन के हैं, जहां पुलिस और सेना मिलकर हिंदुओं पर कहर बरसा रही है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात को पुलिस और सेना के संयुक्त बलों ने हिंदुओं को घरों से निकालकर मारा। बांग्लादेश की आर्मी और पुलिस के इस ज्वाइंट ऑपरेशन में चटगांव में कोहराम मच गया। आर्मी ने हिंदुओं को चारों तरफ से घेर कर लाठियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए जहां तहां भागने लगे। इस दौरान सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार में कट्टरपंथी बेलगाम हो गए हैं। ऐसे ही एक कट्टरपंथी उस्मान मोल्ला ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली जिसमें उसने हिंदुओं की धार्मिक संस्था इस्कॉन को आतंकवादी संगठन करार दिया। जब इस्कॉन के पुजारियों और हिंदुओं ने इस पोस्ट पर विरोध शुरू किया तो उस विरोध को दबाने के लिए आर्मी और पुलिस दोनों ने हिंदुओं पर कहर बरसाया। जिस उस्मान मोल्ला ने बांग्लादेशी हिंदुओं की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाई और इस्कॉन को आतंकवादी संगठन बताया, उसे पुलिस ने सुरक्षित हिरासत में लिया है। यानी पुलिस ने उसे पूरी सुरक्षा मुहैया कराई है ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। यूनुस सरकार में ये पुलिस और आर्मी का दोहरा चरित्र है जो वहां के हिंदुओं को मंजूर नहीं है। दरअसल बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर इस्कॉन पूरे देश में बड़ी बड़ी रैलियां कर रहा है। इन रैलियों में हजारों लाखों हिंदू शामिल हो रहे हैं। ये देखकर यूनुस सरकार के माथे पर भी पसीना आ गया है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस बार इस्कॉन को रैली रोकने की धमकियां दे चुके हैं और इसीलिए बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने अब इस्कॉन को बदनाम करने के लिए उसे आतंकवादी संगठन कहना शुरू कर दिया है। ये वीडियो उसी कट्टरपंथी उस्मान मोल्ला की दुकान की बताई जा रही है जिसने इस्कॉन को आतंकवादी संगठन बताया था। प्रदर्शनकारियों ने उसकी दुकान पर हमला किया और तोड़फोड़ की। इस हमले के बाद पुलिस ने उस्मान मोल्ला को सेफ कस्टडी में ले लिया। इस वीडियो में बांग्लादेशी आर्मी के जवान हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। इसी बीच नीला शर्ट पहना एक शख्स बेसुध होकर सड़क पर गिर जाता है। कुछ मिनटों तक तो आर्मी का कोई जवान उसकी सुध तक नहीं लेता। फिर एक जवान जाकर उसकी हालत जानने की कोशिश करता है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि पुलिस के जवान रात के वक्त एक हिंदू परिवार के घर पहुंचे और कार्रवाई से पहले घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया ताकि पुलिस की बर्बर कार्रवाई कैमरे में कैद न हो पाए। इस सड़क पर कुछ देर पहले तक सन्नाटा था, तभी इस गली से अचानक लोगों की भगदड़ नजर आती है। लोग जान बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नजर आए। सीढ़ी से उतरे हुए लोग गिरते गए और फिर उठकर भागते गए। तभी भीड़ के पीछे से उन्हें दौड़ाते आर्मी के जवान भी पहुंच गए और जो लोग जमीन पर गिरे हुए थे उन्हें उठने का मौका नहीं दिया और पीट पीट कर अधमरा कर दिया। बांग्लादेश में इन दिनों पुलिस, आर्मी और इस्लामी कट्टरवादी तीनों हिंदुओं के दुश्मन बने हुए हैं।